नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करने के साथ ही कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। सिलीगुड़ी में आज से G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में आए प्रतिनिधि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की पर्यटन संभावनाओं और क्षमताओं से होंगे रूबरू। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में आज से समान टैरिफ हो जाएंगे लागू। इस नई पहल से आर्थिक विकास के साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। बेलारूस में रूस के गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों की तैनाती पर अमेरिका को आपत्ति। यूएनएससी की बैठक में दोनों देशों के बीच तनाव। रूसी दूत का बयान, पुतिन ने रूसी संघ और बेलारूस की सुरक्षा सुनिश्चित करने का लिया है निर्णय। और आईपीएल के 16वें संस्करण में उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। वहीं आज पंजाब किंग्स की कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगी भिड़ंत, जबकि दूसरे मैच में रॉयल चैलेंजर्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री भोपाल में चल रही संयुक्त कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री पीएम देश के पहले पीपीपी मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय में यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। भोपाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। इस रेल की खासियत का जायजा लिया डीडी न्यूज की टीम ने। देखिए, मेक इन इंडिया के तहत बने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, उसकी 11वीं रैक को आप देख सकते हैं मेरे सामने, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल के अंदर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। ये 11वीं रैक है वंदे भारत ट्रेन की, जिसे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रेन है ये आपको दिल्ली से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जो तकरीबन 708 किलोमीटर की दूरी है उसे तकरीबन 7 घंटे 50 मिनट में पहुंचाएगी। और तीन जगहों पे ये रुकती हुई जाएगी, झांसी, आगरा और ग्वालियर, ये 3 इसके स्टॉपेज होंगे। ये 11वीं वंदे भारत है। और इसके भी अंदर अगर इस ट्रेन की खासियत की बात कर ले तो आप देख सकते हैं जो सीट क्वालिटी है काफ़ी उम्दा क्वालिटी के लगाए गए हैं। जो इसका आप फैब्रिक देख सकते हैं वो काफ़ी जो है चटकीला दिया गया है। साथ साथ जो सामान रखने का रैक है वो भी बिल्कुल हवाई जहाज की तर्ज पर दिया गया है।
टच लाइट है, देखिए अगर दूसरे यात्री को परेशानी ना हो, आपको कुछ अगर पढ़ना भी हो तो टच लाइट की व्यवस्था है, इंफोटेनमेंट की व्यवस्था है। मैं यहाँ पर स्क्रीन दिखाऊंगा आपको, जो कि 32 इंच का यहाँ पर स्क्रीन लगाया गया है, जिसपे कि आपको हर स्टेशन की जो है जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अब मैं आपको एग्जीक्यूटिव क्लास का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा कि इकोनॉमी क्लास में ब्लू कलर का सीट है, उस तरीके से यहाँ पे रेड कलर का काफ़ी अट्रैक्टिव सीट दिया गया है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छे है और तमाम वो सुविधाएं, चाहे बोतल होल्डर की बात करें, हम मोबाइल चार्जिंग की बात करें, टच लाइट की बात करें, सामान का रैक की बात करें, ये सारी सुविधाएं हैं। काफ़ी जो विंडो है वो काफ़ी जो है इसकी चौड़ी विंडो बनाई गई है ताकि बाहर का नज़ारा आप आराम से देख सकते हैं। कैमरामैन एम ए खान के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को वंदे भारत ट्रेन के रूप में एक सौगात देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को एक और सौगात देने वाले हैं। भोपाल से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जिसके कारण भोपाल से दिल्ली तक पहुंचने में अब और कम समय लगेगा। प्रधानमंत्री जी एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली और एक नए भारत के निर्माता है। और आइए भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल से अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, साफ तौर पर क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वंदे भारत को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं। ऐसे में बड़ा खुशी का ये पल, ये क्षण नजर आ रहा है। लोगों में जिस तरह की जो भावना है, लोग जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, वो भी नजर आ रहा है। ऐसे में अभी की अगर हम बात करें तो क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है और जो शेड्यूल पूरा रखा गया है, कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल गौरव, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, भोपाल पहुंच चुके हैं और तकरीबन 3 बजे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रेलवे स्टेशन पर आएंगे, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका उद्घाटन भी रेनोवेशन के बाद उन्होंने किया था। एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन के तौर पर उन्होंने इसकी जो है उद्घाटन किया था और अब इसी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन से जो है वो यहाँ से जो है ट्रेन रवाना करेंगे वंदे भारत, जो कि 11वीं रैक होगी वंदे भारत की। जो सरकार का लक्ष्य है कि पूरे देश में कनेक्टिविटी जो है उसको रफ्तार दी जाए, उसके तहत वंदे भारत का जो निर्माण किया गया, बिल्कुल स्वदेशी निर्माण रहा है इसका, मेक इन इंडिया के तहत। और ये 11वीं रैक है, इसके पहले की भी जो रैक है, हर रैक के अंदर जो है इसमें उन्नत जो और भी अन्य सुविधाएं हैं उससे इसे लैस किया जा रहा है। और ये ट्रेन दिल्ली और भोपाल के बीच में जो औसतन जो समय लगता है 11 घंटे का, उसमें काफी बचत कराएगा। तकरीबन 7 से 7.5 घंटे का वक्त लगेगा। स्पीड की भी अगर हम बात करें तो वंदे भारत की जो औसतन स्पीड रही है, जो और 10 ट्रेनें चलती है, वो 130 किलोमीटर, हालांकि इसकी रफ्तार जो है अधिकतम वो 180 किलोमीटर है, लेकिन जो ट्रैक्स है उसको लेके 130 किलोमीटर तक की इसकी रफ्तार पे से चलाई जाती है। पर इस रूट के ऊपर ये ट्रेन पहली बार जो है 160 किलोमीटर की रफ्तार पे चलेगी, यानी कि दिल्ली से आगरा तक का जो समय है वो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। तो रफ्तार को लेकर के और मध्य प्रदेश को से दिल्ली के बीच में जो आवागमन है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी, एक ऐतिहासिक दिन आप इसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि इस वंदे भारत का भोपाल और दिल्ली के बीच में बहुत समय से जो है इंतजार था। देश के जैसे अन्य हिस्सों में ट्रेन चल रही है और सरकार का लक्ष्य जिस तरीके से है कि 75 वंदे भारत ट्रेन इस वर्ष 15 अगस्त तक जो है देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए। जो मुख्य शहर हैं, जो छोटे शहर हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कनेक्टिविटी बेसिक नीड है किसी भी जगह के। अगर आप वहाँ का ग्रोथ के लिए आप चाहें, उसके विकास के लिए, तो कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। और सरकार का लगातार फोकस, भारतीय रेल का फोकस जो है वो ये है कि कनेक्टिविटी, माल ढुलाई के साथ साथ जो सवारी गाड़ियाँ हैं उनकी कनेक्टिविटी में फोकस किया जाए। साथ साथ सड़क, आप जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों के अंदर, चाहे सड़क की बात करें,
जल मार्गों की बात करें, हवाई यातायात की बात करें, उड़ान स्कीम की बात करें, रेल सेवाओं को लेकर के देखें तो इसमें काफी जो है उस बदलाव आया है पिछले कुछ वर्षों के अंदर। और सरकार का यही फोकस रहा है इन पिछले कुछ सालों के अंदर कि लोगों तक को जब कनेक्टिविटी, जब समय कम लगेगा तो उनको वहां पर उस क्षेत्र का भी विकास होगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। और प्रधानमंत्री इसी के मद्देनजर आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जो यहाँ पर छात्र हैं, जो यहाँ पर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं, यहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी ट्रेन हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी कि भारत में ऐसी ट्रेन चलेगी या फिर बनेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से भारतीय रेल के अंदर बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, ये शायद उसका नतीजा है कि आज भारत विश्व के 15 उन देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और न सिर्फ भारत में बल्कि इस ट्रेन की जो डिमांड है ये पूरे विश्व में हो रही है। कई जो भारत के नेबरिंग कंट्री है, अन्य यूरोपियन कंट्री, वहां भी इस ट्रेन की डिमांड की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके की विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं, खास तौर पर कनेक्टिविटी में जिस तरह से बढ़ावा देखने को मिल रहा है, ऐसे में कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी के साथ साथ इसे और कैसे कितना हाईटेक बनाया जा सकता है उस पर भी खास फोकस रखा गया है। बिल्कुल गौरव, देखिए कवच सिस्टम की मैं बात कर रहा था। कवच सिस्टम इस ट्रेन के अंदर ऐसा है जो कि फिलहाल 1 साल पहले ही लॉन्च किया गया था। आप देखते होंगे अक्सर ट्रेन हादसा जो होता है एक पटरी पर 2 गाड़ियों के आने के कारण होता है, लेकिन कवच सिस्टम वो है जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें क्या होगा, जब 2 गाड़ियां आमने सामने, अगर एक पटरी पे कोई खड़ी भी है और दूसरी गाड़ी आ रही है तो ऑटोमेटिक जो है ब्रेकिंग सिस्टम इसमें काम करेगा। साथ साथ इसमें जो एक एयर सिस्टम लगाया गया है कि आप देखे होंगे कि जब जो परंपरागत रेलगाड़ियों के अंदर हम सफर करते हैं तो काफी झटका आता है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर जब आप सफर करेंगे तो आपको झटका नहीं आएगा। पानी का ग्लास भी है तो उससे भी पानी आपको बाहर नहीं छलकेगा। तो कई तरह की सुविधाएं यात्रियों से लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं से ये ट्रेन पूरी तरह से लैस है। ऐसे में अब जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें ये 11वीं कड़ी जुड़ने जा रही है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश वासियों के लिए अब जो उनकी रफ्तार है वो और तेज होती नजर आएगी। अभिषेक, आप नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिजोरम के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह जोखावसांग में असम राइफल्स बटालियन के मुख्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह लालडेंगा केंद्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा अमित शाह मिजोरम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तराखंड दौरे पर गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल ऋषिकेश स्थित एम्स का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों, छात्रों, कर्मचारियों के साथ संवाद भी किया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है। G20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक आज से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के राज्य के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जा रही है। बैठक में 130 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें G20 सदस्यों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उद्योग भागीदार, राज्य पर्यटन और स्थानीय टूर ऑपरेटर शामिल हैं। केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम से बतासिया लूप होते हुए दार्जिलिंग स्टेशन के लिए टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद लेंगे। प्रतिनिधि बाउल गीत, जनजातीय नृत्य, पारंपरिक टप्पा नृत्य, तवांग लोक जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेंगे। प्रतिनिधियों को स्थानीय कलाओं का एक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए कला और शिल्प स्टॉल और डू इट योरसेल्फ गतिविधियों का भी आयोजन किया गया है। केरल के कुमारकोम में चल रही G20 शेरपा बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा जारी है, जिसमें सतत विकास को बढ़ाने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नए और प्रभावी तरीके खोजने पर विचार विमर्श जैसे विषय शामिल हैं। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में केरल के कुमारकोम के सुरम्य गांव में कल बैठक शुरू हुई। शेरपा बैठक के हिस्से के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और हरित विकास पर 2 अलग कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। G20 शेरपा की दूसरी बैठक के इतर
शेरपाओं और प्रतिनिधियों को केरल की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है। कल शाम प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतिनिधियों ने बोट राइड का भी आनंद लिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में लगभग 26,500 करोड़ रुपए के ऑपरेशन पर पिछले वर्ष के 24,620 करोड़ रुपए के ऑपरेशन के मुकाबले अब तक का सबसे अधिक राजस्व प्राप्त किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राजस्व में 8% वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को अद्वितीय बताया है और HAL की पूरी टीम की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अद्वितीय, मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पूरी टीम के जोश और उत्साह की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए पहुंचने पर खुशी जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में भारत का रक्षा निर्यात 15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उत्कृष्ट, भारत की प्रतिभा और मेक इन इंडिया के प्रति उत्साह की स्पष्ट अभिव्यक्ति। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधार अच्छे परिणाम दे रहे हैं। हमारी सरकार भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने के प्रयासों का समर्थन करती रहेगी। और वहीं आज सिद्धगंगा मठ के पूर्व प्रमुख डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गलू की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम पावन डॉक्टर श्री 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 शिव कुमार स्वामी गलू को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि परम पावन श्री 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 शिव कुमार स्वामी गलू की जयंती के विशेष अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं। उन्होंने लाखों लोगों के बीच गहरा प्रभाव छोड़ा है। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करने और लोगों को सशक्त बनाने को महत्व दिया है। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि जेम ने 2022 से 23 में 2 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। ये राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास के तहत जेम खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में उभर रहा है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इंदौर के बलेश्वरू महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 36 शवों को निकाला जा चुका है। वहीं बचाव कार्य में 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। घायलों का इंदौर में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों और हताहतों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक मूल्य की तर्ज पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में समान टैरिफ आज से लागू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए इसे ऊर्जा और गैस क्षेत्र में एक उल्लेखनीय सुधार बताया है। प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने इस संबंध में पहले ही अधिसूचना जारी कर दी है और इसे देश के पूरे गैस नेटवर्क में लागू किया जाएगा। इसे 3 मूल्य क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है और ये क्षेत्र गैस स्रोत से उनकी दूरी पर आधारित है। बोर्ड ने कहा है कि समान टैरिफ 73 रुपए 93 पैसे प्रति मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट होगा। इस नई पहल से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ होगा। नए वित्त वर्ष 2023 से 24 की शुरुआत हो रही है और उसके पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान कर दिया है।
वित्त मंत्रालय की सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023 से 24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। अब तक का पहला स्वच्छ मशाल मार्च देखने लायक रहा, क्योंकि विभिन्न शहरों के नागरिक कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली करने और पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाने और शून्य कचरा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वयं एकजुट हो गए। कश्मीर के बारामूला से लेकर तमिलनाडु के तिरुवुरु तक बदलाव लाने वाली महिलाओं ने शहरी स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। प्रत्येक मशाल मार्च ने स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन का आह्वान किया। स्वच्छ मशाल मार्च रैलियां 29, 30 और 31 मार्च 2023 को आयोजित की गई। कचरे के खिलाफ संघर्ष बढ़ाने और भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए इन रैलियों में देश भर के 3000 से अधिक शहरों और कस्बों की लाखों स्वच्छता महिला वॉरियर्स को देखा गया। वहीं देश के सभी कोनों की अगर बात की जाए तो वहां पर भी ये बदलाव देखा गया है और इसमें शामिल इन महिलाओं की शहरी परिदृश्य को बदलने में यात्रा प्रेरणादायक है। स्वच्छ मशाल मार्च का उद्देश्य नागरिकों को कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य के प्रति वार्ड स्तरीय एकजुटता को प्रोत्साहित करना है। जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों को उनके बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खूने के बारे में, जो इस कला के माध्यम से समाज सुधार के लक्ष्य को साध रहे हैं, युवाओं को सही मार्ग दिखा रहे हैं, साथ ही सामाजिक विषयों पर लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली के झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खूने अपने कार्यों की लोकप्रियता के चलते विदर्भ के दादा कोंडके के नाम से जाने जाते हैं। 70 वर्षीय परशुराम खूने ने अपने जीवन में 5000 से अधिक नाटकों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 800 से ज्यादा किरदार निभाए। लेकिन ये बेहतरीन कलाकार इस कला के माध्यम से समाज सुधार के लक्ष्य को भी साध रहे हैं। खूने झाड़ीपट्टी रंगमंच को माध्यम बनाकर नक्सलियों के बहकावे में आ चुके कई युवाओं को सही मार्ग दिखा चुके हैं। वे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के पुनर्स्थापना के लिए भी काम करते हैं और समाज के अंदर मौजूद नशा मुक्ति, अंधविश्वास जैसी कई कुरीतियों के साथ साथ स्वच्छता जैसे सामाजिक विषयों पर लोगों को जागृत करने के लिए भी इस रंगमंच का उपयोग करते हैं। झाड़ीपट्टी रंगभूमि का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये पूरा जंगल से प्रभावित है, जहाँ से जिसे मराठी में झाड़ बोलते हैं, और छोटे झाड़ बड़े झाड़, और पूरा हरा भरा ये परिसर है 3-4 जिले में, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर। तो इसमें पूरे हर गांव में 2-2 किलोमीटर देहात बसे हैं और हर गांव में नाटक होते हैं। मेरे खानदान भी मेरे पंजोबा आजोबा थे, वो नाटक खेलते थे। मेरे पिताजी कोमाजी पटेल खूने वो भी नाटक करते थे। मेरे भाई जीवन पटेल वो भी नाटक खेलते। मैं छोटा था उस वक्त। उसके बाद में जो अपने प्राइमरी पढ़ाई के लिए जब मैं अपने मामू के यहाँ गया बालाजी पटेल पुरकर, वहाँ भी पूरा नाट्यमय क्षेत्र है उनके घर में, तो उसमें मैं एक बाल कलाकार करके वहाँ से जुड़ा था। और बाद में जब कॉलेज में गया तो वहाँ भी मेरे को डॉक्टर रामचंद्र ढोबड़े मिले, मधु जोशी मिले, सुमन कुमार गडेकर मिले, वहाँ भी मैंने नाटक किया। और वहाँ से मेरा ये जो पूरा नाट्य जो प्रवास है वहाँ से मेरा अभी तक चालू है। तो उसमें जो जन जागृति इस माध्यम से बहुत नाटक ऐसा है कि जिससे आत्महत्या करना भी कितना पाप है, नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रभाव माध्यम से हमने बहुत नाटक किए, जिसका प्रभाव किसान पर हुआ, मजदूर पर हुआ, मजदूर पर हुआ, और इसे एक समाज जागृति की एक अलग पहचान आ गई।
परशुराम खुने ने गुरनोली ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चलाई। एक सरपंच के रूप में उन्होंने विकास की कई नवीन पहल की और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें क्षेत्रनिष्ठ क्षेत्रकारी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। परशुराम कोमाजी खुने झाड़ी पट्टी ये महाराष्ट्र की एक कला है। उस कला के द्वारा उन्होंने बरसों से क्षेत्र की और खुद थिएटर करके सेवा की है। मैं चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान ऐसी कलाओं से जागृत हो। ये तो कला ऐसी है कि ज्ञान के साथ उनको अवेयरनेस भी आती है, जैसे साफ सफाई, उसमें वो कुछ भी भवई जैसा फॉर्म होता है वैसा ये फॉर्म लाते हैं। झाड़ीपट्टी एक लोक नाटक विधा है जो विदर्भ राज्य के पूर्वी हिस्से के जिलों चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोदिया और भंडारा में किया जाता है। धान की फसल जब कटने को आती है उस समय इन नाटकों का आयोजन किया जाता है। झाड़ीपट्टी रंगभूमि कलाकार परशुराम कोमाजी खुने को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के साथ एक समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत गैर रणनीतिक परमाणु हथियारों को बेलारूस के क्षेत्र में जुलाई महीने तक तैनात किया जाएगा। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक अमेरिका और अल्बानिया के अनुरोध पर शुक्रवार को बुलाई गई। 1991 में सोवियत संघ के बिखरने के बाद यह पहला मौका होगा जब रूस अपनी सीमाओं से बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। बैठक में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड्स ने कहा कि रूस शांति पर ध्यान देने की बजाय इस क्रूर युद्ध को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में किसी भी तरह से परमाणु हथियार के इस्तेमाल के गंभीर नतीजे होंगे, जिससे युद्ध का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा। ये मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने मियामी ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। सिनर ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया। रोमांचक सेमीफाइनल मैच में सिनर ने कार्लोस को 6-7, 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। और वहीं मियामी ओपन की महिला एकल वर्ग में चेक रिपब्लिक की पेत्रा क्वितोवा ने भी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में क्वितोवा ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को 7-5, 6-4 के अंतर से हराया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।